नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्मृति चैप्टर जो हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के संचय का द्वितीय पाठ है, सेकंड चैप्टर है, वो लेके प्रस्तुत हुई। स्मृति स्मृति मतलब यादें, मेमोरीज। ये श्री राम शर्मा द्वारा रचित पाठ है। सन 1908 ईस्वी की बात है। अब ये बता लेखक कह रहे हैं कि कब की बात है। ये 1908 की बात है। दिसंबर का आखिर या जनवरी का प्रारंभ होगा। दिसंबर मंथ का लास्ट या फिर जनवरी की स्टार्टिंग होगी। उन्हें एग्जैक्टली डेट नहीं याद है, पर वो उनको सिर्फ ये याद है कि मे बी दिसंबर एंड और जनवरी स्टार्टिंग की बात है। चिल्ला जाड़ा पड़ रहा था। चिल्ला मतलब होता है कि बहुत चिलिंग कोल्ड पड़ रहा था। जैसे नॉर्थ में क्या होता है कि जो दिसंबर जनवरी का वेदर होता है, वहां पर उस टाइम बहुत ठंड पड़ती है। दिन पूर्व कुछ बूंदाबांदी हो गई थी, इसलिए शीत की भयंकरता और भी बढ़ गई थी। 2 दिन पूर्व मतलब 2-4 दिन पहले पूर्व पहले बूंदाबांदी हो गई थी, मतलब ड्रिजलिंग टाइप की बारिश हो गई थी, इसलिए शीत की, इसलिए जो ठंड थी वो भयंकरता की भी बढ़ गई थी। मतलब अब वो ठंड बहुत हो गई थी। ऑब्वियसली जब ठंड में बरसात हो जाती है तो और मौसम ठंडा हो जाता है। सायकाल के 3:30 या 4 बजे होंगे। सायकाल मतलब शाम के 3 या 3:30 या 4 बजे होंगे। कई साथियों के साथ में झरबेरी के पेड़ तोड़ तोड़ के खा रहा था। अब लेखक क्या कर रहे थे, अपने फ्रेंड्स के साथ झरबेरी, एक बेर का पेड़ है, उसमें से पेड़ तोड़ तोड़ के खा रहे थे कि गांव के पास से एक आदमी ने जोर से पुकारा कि तुम्हारे भाई बुला रहे हैं, शीघ्र ही घर लौट जाओ। तो जो मतलब एक एक आदमी ने बोला कि तुम्हारा बड़ा भाई तुमको बुला रहा है, आज शीघ्र मतलब जल्दी ही अपने घर चले जाओ। मैं घर घर को चलने लगा, साथ में छोटा भाई भी था। तो लेखक क्या करा, घर जाने लगा और उनके साथ कौन था, उनका छोटा भाई था। मतलब 3 भाइयों के बारे में बताया, एक लेखक से बड़ा, एक लेखक से छोटा। भाई साहब की मार का डर था। अब लेखक रास्ते में जाता था, क्या सोच रहा है कि भैया मुझे शायद आज मारेगा, इसलिए सहमा हुआ चल रहा था। सहमा हुआ मतलब डरा हुआ। समझ नहीं आ रहा था कि कौन सा कसूर बन पड़ा। डरते डरते घर में घुसा। अब लेखक को समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने कुछ करा तो है नहीं, क्या हुआ, और डरते डरते वो घर में घुसा। आशंका थी कि बेर खाने के अपराध में ही तो पेशी ना हो जाए। लेखक सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं कि मतलब भैया मुझे डांटे कि तुम बाहर बियर क्यों खा रहे थे। तो यही उनको क्या था, शक था। पर आंगन में भाई साहब के पत्र लिखते पाया। पर जैसे ही लेखक अपने घर पहुंचा तो आंगन मतलब जो वरांडा है, उसमें उनके भाई क्या कर रहे थे, पत्र मतलब लेटर लिख रहे थे। अब निपटने का भय दूर था, अब पिटने का भय दूर था। अब ये तो मतलब आराम से रिलैक्सिंग मतलब लेटर लिख रहे हैं, तो उनको लगा कि पिटाई तो नहीं होगी। हमें देख के भाई साहब ने कहा, हमें मतलब उनको और उनके छोटे भाई को देखकर उनके बड़े भाई ने कहा, इन पत्रों को ले जाकर मक्खनपुर डाकखाने में डाल आओ। उन्होंने गांव था तो उन्होंने कहा कि इन सारे पत्र को लेकर तुम पोस्ट ऑफिस, मक्खनपुर एक जगह है, उसके पोस्ट ऑफिस में जाके डाल आओ। तेजी से जाना, जिससे शाम की डाक की चिट्ठियां निकल जाए। उन्होंने कहा जल्दी जल्दी जाना, क्योंकि क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस जो पहले होते थे उनमें लेटर निकालने का एक टाइम होता था, मॉर्निंग और इवनिंग। तो अगर वो इवनिंग में लेट से पहुंचेंगे तो वो अगले दिन निकलेंगी। तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो शाम का टाइम होता है उससे पहले वो लेटर मतलब पोस्टमैन लेके चला जाए, ये बड़ी जरूरी है। तो उन्होंने कहा ये लेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जाड़े के दिन थे ही, मतलब विंटर्स के दिन थे, तिस पर हवा के प्रकोप से कम कपी लग रही थी। तिस पर हवा मतलब ठंडी ठंडी जो हवा चल रही थी, कि उससे क्या हो रहे थे, वो कांप रहे थे, शिवरिंग। हवा मज्जे तक ठिठुरा रहा था। मज्जा क्या होता है, हवा क्या होता है, हवा तो हवा हुई। मज्जा क्या होता है, मज्जा क्या होता है, हमारी बोन्स के अंदर का एक लिक्विड होता है। तो उसे कह रहे हैं कि ठिठुरा रहा था। इन कहने का तात्पर्य है कि वो ठंडी ठंडी हमारे बॉडी की हड्डियों तक अंदर जा रही थी। मतलब बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए हमने कानों को धोती से बांधा। तो ठंड लगती है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने ईयर्स कवर कर लेते हैं। तो लेखक ने भी उनको धोती, मतलब एक धोती मतलब एक कॉटन का एक सूती कपड़ा होता है, वो लेके बांध लिया। माँ ने भुजाने के लिए थोड़े चने और धोती में बांध दिए। भुजाने क्या होते हैं, पहले चने, आपने वो ब्लैक ग्राम खाए होंगे, तो उनको जब भूनते हैं तो रोस्टेड हो जाते हैं। तो भुजाने मतलब उनको रोस्ट करवाने के लिए ये धोती में मतलब एक कपड़े में क्या बांध दिए, चने भी बांध दिए, काले ब्लैक ग्राम। हम दोनों भाई अपना अपना डंडा लेके घर से निकल पड़े। दोनों भाई अपने क्या करे, डंडा स्टिक लेकर चले। उस समय उस बबूल के डंडे में जितना मुंह था, वो स्टिक किसकी थी, बबूल के पेड़ की थी।
उतना इस उम्र में राइफल से नहीं होगा। अब लेखक क्या है, कह रहे हैं कि जैसे बड़े होने के बाद लोगों में राइफल से जितना प्यार होता है अपनी, तो कह रहे हैं मुझे उसमें बचपन में डंडे से था, मेरा डंडा उससे ज्यादा था। मेरा डंडा अनेक सांपों के लिए नारायण वाहन हो चुका था। लेखक कह रहे हैं कि मतलब उनके कहने का है कि उन्होंने इस डंडे से बहुत से सांपों को मारा था। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच पड़ने वाले आम के पेड़ों से प्रतिवर्ष उनमें आम झूरे जाते थे। मक्खनपुर के स्कूल और गांव के बीच में क्या करते हैं, वहां पर आम के पेड़ थे, वहां पर उसमें क्या करते थे, बहुत सारे आम आते थे। इस कारण में मुख डंडा सजीव सा प्रतीक होता था। अब लेखक उस डंडे से क्या करता था, उन आमों को तोड़ता था। इसलिए वो कह रहे हैं कि वो सजीव सा प्रतीत होता था, मतलब लाइवली लगता था। प्रसन्न वदन हम दोनों मक्खन वन की ओर तेजी से बढ़े। अब लेखक भाई हम खुश होकर कहाँ जा रहे हैं, मक्खन की ओर जा रहे हैं, मक्खनपुर में। चिट्ठियों को मैंने टोपी में रख लिया। अब जो लेटर्स दिए थे उन्होंने अपनी कैप में रख लिया, क्योंकि कुर्ते में जेबें ना थी, क्योंकि जो कुर्ता जो ड्रेस थी उसमें पॉकेट्स, जेबें मतलब पॉकेट्स नहीं थी। हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में गांव के 4 फलांग दूर उस कुएं के पास आ गए, जिसमें एक अति भयंकर काला सांप पड़ा हुआ था। अब लेखक कह रहे हैं हम दोनों उछलते कूदते एक ही सांस में, मतलब जल्दी जल्दी क्या करे, एक 4 फलांग दूर मतलब 4 कदम दूर दूर उस कुएं में, एक कुएं मतलब वेल में आ गए, जिसमें एक अति भयंकर स्नेक था। कुआं कच्चा था और 24 हाथ गहरा था। अब कह रहे हैं कि वो उसकी जो बाउंड्री थी वो क्या थी, सीमेंटेड नहीं थी। और 24 हाथ गहरा था, मतलब 24 हाथ, मतलब हमारी फिंगर से एल्बो तक का जो मेजरमेंट होता है उसे उतना गहरा, मतलब डीप था। उसमें पानी ना था, उसमें ना जाने सांप कैसे गिर गया था। अब उसमें कहीं पानी नहीं था, पर पता नहीं सांप कैसे आ गया था। कारण कुछ भी हो, हमारे उसके कुएं में होने का ज्ञान केवल 2 महीने का था। आप कह रहे हैं पता नहीं कैसे आया था, पर वो सिर्फ ये जानते थे कि 2 महीने से ये जानते थे कि उसमें एक काला सांप रहता है। बच्चे नटखट होते ही हैं। बच्चे क्या होते हैं, नटोरियस होते हैं। मक्खनपुर पढ़ने जाने वाले हमारी टोली पूरी बानर टोली थी। अब कह रहे हैं कि टोली मतलब जो उनका ग्रुप था, जो स्कूल जाता था लड़कों का, उनके फ्रेंड्स का, वो क्या थी, बानर। बानर मतलब मंकी। मंकी जिस तरह उछलते कूदते रहते हैं, उसी तरह बता रहे हैं, बानर टोली थी। एक दिन हम लोग स्कूल से लौट रहे थे कि हमने कुएं में उछकने की सूझी। अब जब ये वो स्कूल से घर लौट रहे थे, तो एक दिन उनको सोचा कि कुएं से हम झांकी, और सबसे पहले उछकने वाला मैं ही था। अब लेखक कह रहे हैं कि सबसे पहले झांकने वाला मैं ही था। कुएं में झांककर एक ढेला फेंका कि उसकी आवाज कैसी होती है। उन्होंने एक छोटा सा स्टोन उठाया और उसे कुएं के अंदर फेंका, ये देखने के लिए कि आवाज कैसी होती है। उसके सुनने के बाद अपनी बोली की प्रतिध्वनि सुनने की इच्छा थी। अब उस पत्थर की आवाज सुनने के बाद जो इको होती है ना, मतलब वेल में हम क्या करते हैं, साउंड कुछ बोलते हैं तो वो इको के वापस आती है, तो उसको प्रतिध्वनि कहते हैं। कि की इच्छा थी, मतलब लेखक को था कि वो इको कैसे आती है। पर कुएं में ज्यों ही ढेला गिरा त्यों ही एक फुसकार सुनाई। पर जैसे ही उन्होंने वो पत्थर डाला, वैसी फुसकार मतलब जो स्नेक की साउंड होती है वो सुनाई दी। ऐसे चकित हो गए जैसे किलोले करता हुआ मृग समूह अति समीप के कुत्ते की भौंक से चकित हो जाता है। अब लेखक कह रहे हैं कि ऐसा मतलब वो कैसे सरप्राइज हो गए, जैसे कह रहे हैं मृग समूह मतलब हिरन खेलता हुआ, मतलब एकदम से पास में खड़ा कोई कुत्ता भौंके तो हम एकदम से डर जाते हैं ना, वैसी उसी तरह। उसके उपरांत सभी के उछल कूद कर एक ढेला फेंका और कुएं से आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहकहे लगाए। उसके बाद क्या हुआ कि उस उपरांत मतलब उसके बाद सभी ने उछल उछल कर, मतलब जो सारे उनके फ्रेंड्स थे सबने क्या करा, एक एक ढेला फेंका और कुएं के आने वाली क्रोधपूर्ण फुसकार पर कहके लगाया। अब जितने जितने वो पत्थर फेंक रहे थे, उतना वो क्या हो रहा था, सांप क्या कर रहा था, गुस्सा होके, एंग्री होकर फुसकार रहा था, मतलब अपनी साउंड निकाल रहा था। गांव से मक्खनपुर जाते मक्खन और मक्खनपुर से लौटते प्राय प्रतिदिन ही कुएं में ढेले डाले जाते थे। अब कह रहे हैं कि ये उनका रोज का रूटीन था। मैं तो आगे भागकर आ जाता था और टोपी को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से ढेला फेंकता था। आप कह रहे हैं कि मैं तो आगे भागकर, तो कह रहे हैं कि वो कैसे भागते थे, कैसे थ्रो करते थे, दूर से दौड़ते हुए आते थे और अपनी टोपी जो उनकी कैप थी हाथ से पकड़ लेते थे और दूसरे हाथ से फेंकते थे, वरना मतलब उनकी कैप उड़ जाएगी। ये रोजाना की आदत सी हो गई थी। सांप से फुसकार करवा लेना उस समय बड़ा काम समझता था। मतलब कह रहे हैं कि उनकी आवाज निकलना सांप की, तो उनको बड़ा अच्छा लगता था। इसलिए जैसे ही हम दोनों उस कुएं की ओर से निकले, कुएं का ढेला फेंक कर फुसकार सुनने की प्रवृत्ति जागृत हो गई। अब लेखक जब उस टाइम जब लेटर देने जा रहा था, तो उसके मन में फिर से आया कि हम फिर से पत्थर फेंके और फिर से हम वो सांप की साउंड सुने। तो मैं कुएं की ओर बढ़ा, छोटा भाई मेरे पीछे ऐसे ही हो लिया जैसे जैसे
बड़े मृग शावक के पीछे छोटे मृग शावक होते हैं। मतलब कह रहे हैं कि जैसे मेरा छोटा भाई मतलब क्या कर रहा था, मुझे मतलब मेरे आगे मेरे पीछे पीछे ऐसे चल रहा था जैसे मृग शावक के पीछे छोटा मृग शावक होता है। कुएं के किनारे एक ढेला उठाया और उछल के एक हाथ से टोपी उतारते हुए सांप पर ढेला गिरा दिया, पर मुझ पर ही तो जैसे बिजली सी गिर पड़ी। सांप से ने फुसकार मारी, यानी ढेला उसे लगा या नहीं ये बात तो स्मरण नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। अब मेन चीज, अब क्या होता है कि कोई के ना जैसे उन्होंने ढेला उठाया और उछल के जंप करते हुए एक हाथ से टोपी उतारी। अब उन्होंने क्या करा, टोपी उतारी। अब उन्होंने लेटर्स कहा रखे, तो उन्हें ये याद तो था नहीं कि उनकी टोपी के अंदर क्या है, लेटर्स। वो तो अपने रोज के स्कूल की रूटीन की तरह और उतारते समय सांप के वो फेंक रहे थे, सांप के ऊपर पत्थर फेंक रहे थे। ढेला मतलब स्मॉल स्टोन। पर मुझ पे ही बिजली सी गिर पड़ी, मतलब बिजली से गिर मतलब एकदम से वो डर से गए, मतलब एकदम से सब स्टार्टल से हो गए। सांप ने फुसकार मारी या न मारी, अब उन्हें ये याद नहीं रहा कि सांप की आवाज आई नहीं आई, ढेला उस पे लगा या नहीं लगा। पर स्मरण नहीं, मतलब याद नहीं। टोपी के हाथ में लेते ही जैसे उन्होंने टोपी हाथ में ली, वैसे उनको एकदम से ध्यान दिया कि तीनों चिट्टियां चक्कर काटती हुई कुएं में गिर रही थी। मतलब वो हवा से धीरे धीरे नहीं उड़ती, तो वो कहाँ गिर रही थी, कुएं में गिर रही थी। आसमक जैसे घास चढ़ते हुए हिरन की आत्मा गोली से हत होने पर निकल जाती है। जैसे आत्मा मतलब जैसे अचानक कोई घास चढ़ता हुआ हिरन की आत्मा गोली से हत होने पे निकल जाती है। ऐसे जैसे हिरन आराम से मजे से घास खा रहा हो और एकदम से शिकारी उस पर गोली मार दे, तो जिस हिसाब से उसकी आत्मा निकल जाती है, मतलब अचानक, मतलब तो वैसे ही वो उनको मतलब कुएं में गिर, कुछ नहीं सूझा। और जब देखा कि लेटर्स कुएं में गिर रहे हैं तो उनको डर के मारे कुछ नहीं सूझा और वह तड़पता रह जाता है। मतलब जैसे हिरन गोली वो तड़पता रह जाती, ऐसी वो देख रहे हैं कि वो लेटर नीचे गिरता देख के मतलब मतलब एकदम से वो हो गए कि मतलब वो क्या करें। उसी बात ही वे चिट्टियां क्या टोपी से निकल गई, मेरी तो जान निकल गई। उनके गिरते ही मैंने उनको पकड़ने के लिए एक झपट्टा भी मारा। झपट्टा मारा मतलब उनको कैच करने की कोशिश की, ठीक वैसे जैसे घायल शेर शिकारी को पेड़ पे चढ़ता देख उस पर हमला करता है। आप कह रहे हैं कि जैसे कि घायल शेर शिकारी को पेड़ पे चढ़ता देख उस पे हमला करता है, कि मतलब अपने आप को बचाने के लिए किस पे हमला करता है, शिकारी पे। पर वह तो बहुत से बाहर हो चुकी थी, अब लेटर पर उनके हाथ में नहीं आई। उनको पकड़ने की घबराहट में वह स्वयं झटके के कारण में कुएं में कुएं में गिर गया होता। मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब इतनी मतलब कोशिश करी कि वो शायद वो कुएं में भी गिर जाते। कुएं के पाट पर बैठे हम रो रहे थे, छोटा भाई ढांडे मार के रो रहा था, मैं चुपचाप आंखें डबडबा कर। अब दो भाई थे तो वो जैसे ही रहे थे, छोटा भाई ढांडे मार के मतलब बहुत तेज आवाज करके रखे कि रो रहा था, और लेखक क्या करते चुपचाप आंखें डबडबा कर, मतलब उनकी आंखों में पानी मतलब आंसू भरे हुए थे। पतीले में उफान आने से ढक्कन ऊपर उठ जाता है और पानी बाहर टपक जाता है। आप कह रहे हैं जैसे रसोई में किसी किचन में किसी बर्तन में जब बॉईल आता है तो क्या होता है, अगर वो ढका हुआ होता है तो उसका ढक्कन क्या होता है, उसकी जो लिड होती है ऊपर उठ जाती है और पानी बाहर गिर जाता है। निराशा पिटने के भय और उद्वेग से रोने का उफान आता था। अब उनके मन में किस चीज का मेन डर था, कि उनकी मार पड़ेगी। पलकों के ढकने भीतरे भाव से रोकने का प्रयत्न करते थे। अब आंखें पलकें जो थी तो उनको मतलब रोकने से रोने से रोकती थी, पर ऐसा नहीं होता था। बस कोपलों पर आंसू ढुलक ही जाते थे, कपोलों पे, सॉरी, कपोलों में मतलब आंसू, मतलब उनके आंख से आंसू गिरी जाते थे। माँ की गोद की याद आती थी। अब डर के मारे सबको किसकी याद आती है, अपनी मम्मी की याद आती, तो ऐसी लेखक को अपनी माँ की याद आती थी। जी चाहता था कि माँ आकर छाती लगा ले और लाड प्यार से कह दे कि कोई बात नहीं, चिट्ठियां फिर लिख ली जाएंगी। अब उनको ये था कि मेरी माँ आएगी और कहेगी कि बेटा कोई बात नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। तबीयत करती थी कि कुएं के बहुत सी मिट्टी डाल दी जाए और घर जाकर यह कह दिया जाए कि चिट्ठी डाल आए। और लेखक तेरे मन तो ऐसा करता था कि कुएं में बहुत सी चिट्ठी डाल दी जाए और घर जाके ये कह दिया जाए कि चिट्ठी हमने पोस्ट कर दी। पर उस समय में मैं झूठ बोलना जानता ही ना था। अब लेखक कह रहे हैं पर मेरे को झूठ बोलना नहीं आता था। घर लौट के सच बोलने पर रूई की तरह धुनाई होती। अब लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं सच बोलता तो मेरी क्या होती, बहुत ज्यादा पिटाई होती। मार के ख्याल से शरीर ही मन भी कांप उठता, मतलब मेंटली और फिजिकली दोनों, मतलब उनको डर के मारे बहुत डर लग रहा था। सच बोल के पिटने की भावी भय और झूठ बोल के चिट्ठियां ना पहुंचाने की जिम्मेदारी के बोझ से मैं दबा बैठा, मैं सिसक रहा था।
लेखक कह रहे हैं मार खाने के सच बोलने के पिटने के भय, झूठ बोल के चिट्ठियों को ना पहुंचाने की जिम्मेदारी, मतलब उनको सच भी नहीं